हमारे साथ बैनुल अक़वामी मईशतदान जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब शामिल गुफ्तगू होंगे। वेलकम करता हूं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब आपको। बहुत शुक्रिया अली भाई। नाउज़ुबिल्लाह गैब का इल्म किसी के पास नहीं, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब साइंस का इस्तेमाल करते हुए बंदा आगे की पेशगोई कर सकता है। मैं आपको वजाहत के साथ बता दूं कि पेशगोई मैंने हम दोनों ने की कि हालात वाक़यात मामलात के तहत हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जंग अगर तूल पकड़ गई तो पाकिस्तान को इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, बल्कि अभी जो हम अपनी तरफ से सिचुएशन को लाइटली ले रहे हैं, परहैप्स इट विल हैव द मैक्सिमम इम्पैक्ट इन दिस रीजन ऑन आवर कंट्री। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, बात आपकी ठीक है। देखिए, वैसे भी 15वां 16वां 17वां 18वां दिन जो है वो हो गया है और अभी तक चीजें जो है वो देखें सुधरने की तरफ नहीं आ रही, बल्कि डे बाय डे चीजें खराब ही हो रही हैं। और उस खराबी की वजह से तेल की जो सप्लाई लाइन है वो जारी सी बात है, सप्लाई चेन जिसे कहते हैं, वो खासी मुतासर हुई है। बल्कि ईरान ने अब ये कहा कि जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं उनके जो जहाज हैं वो तो अब नए हुर्मुज से नहीं गुजरते, लेकिन उसके अलावा जो है वो लोग गुजर सकते हैं। उसमें इंडिया भी शामिल है, जिनको आज उनके दो जहाज, गैस वाले दो जहाज जो हैं वो उन्होंने गुजरने दिए हैं। उसमें जारी बात और भी मालिक हैं, चाइना है और मालिक जो इस चीज़ से फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अब चाइना में भी देखें, दुनिया का आबादी के लिहाज से अब तो इंडिया का नंबर आ गया है, तो वहाँ आप देखें कंजम्पशन जो है तेल की वो कितनी ज्यादा है, और वहाँ पे भी लाने लग गई। आल दो कोई चाइना थोड़ा सा वो तमाशा देख रहा है अमेरिका का, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि ठीक है दुश्मन जो है वो खुद ही जब फंसा हुआ है तो ठीक है उसको मरने दो, हमें क्या जरूरत है उसके अंदर एंट्री डालने की। लेकिन अब अमेरिका जो मैं समझता हूँ कि उसके भी शायद हाथ पांव फूल गए हैं, इसलिए तो अपने इत्तेहादियों को ये कह रहा है कि भाई साहब आप आइए, अपने जंगी बेड़े भेजें, जंगी जहाज भेजें, ताकि अब नए हुर्मुज जो है उसका कंट्रोल पूरे का पूरा लिया जाए। और उसमें G7 के कुछ कंट्रीज हैं, उसमें चाइना है, उसके अंदर फ्रांस है, बरतानिया है, जनूबी कोरिया है, तो उन्होंने मना कर दिया है। इवन कि जापान जो है उन्होंने मना कर दिया है, और स्विट्जरलैंड जो उन्होंने खास वाज़ेह ये कहा है कि अमेरिका के जो जहाज हैं, खासकर जंगी जहाज, उनको हमारी फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। तो आप ये देखेंगे जब सूरत ये हो तो मुझे बताएं कि चूंकि हम जारी बात है तेल के ऊपर हमारी इकॉनमी बहुत ज्यादा इन्हिसार करती है, जब तेल की सप्लाई मुतासर होगी, तेल की कीमतों में इजाफा होगा। अभी हम कह रहे हैं कि तकरीबन 63 अरब की सब्सिडी जो दे रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया है कि हमने इस हफ्ते पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं किया, तो उसकी मद में हम ये बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है तेल बढ़ेगा, आपकी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, तेल की कीमतों में इजाफा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ेगी, लॉजिस्टिक कास्ट बढ़ेगी, अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में जाहिर बात इफेक्ट होगा। और इवन के मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इकोनॉमी के या इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के, वो सारे के सारे आपको मुतासर होंगे। तो हमें अच्छा, मैं आपके सामने एक फ्रॉम अ रिसर्चर्स पर्सपेक्टिव कुछ फैक्ट्स रखता हूँ, आप इसके ऊपर अपनी राय दीजिएगा। देखें, यूएई का तेल ख़त्म नहीं होगा, वहाँ तवानाई का बहरान पैदा नहीं होगा, वहाँ सरमाए का बहरान पैदा नहीं होगा। उन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा किया हुआ है, बहुत डाइवर्सिफाई किया हुआ है। कतर में ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये भी याद रखें, यूएई की अपनी आबादी चंद लाख लोगों पर मुश्तमिल है, चंद लाख लोगों पर मुश्तमिल है, बाकी सारे एक्सपेट्रिएट्स हैं। कतर की भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, चंद लाख आबादी है कतर की, बाकी जितने वो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास कभी सरमाए का मसला नहीं होगा, तेल का मसला नहीं होगा, तवानाई का मसला नहीं होगा। जो कुछ है ये जंग की वजह से 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने साल लग जाए, उनके चंद लाख लोगों को कोई हर्ज नहीं पड़ेगा। कुवैत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी आबादी चंद लाख लोगों पर मुश्तमिल है, सरमाए का मसला नहीं होगा, तेल का मसला नहीं होगा, तवानाई का मसला नहीं होगा। सऊदी अरब के पास इस तरह के कोई भी मसले मसाइल पैदा नहीं होंगे। इस खित्ते के अंदर एक ही ऐसा मुल्क है पाकिस्तान जिसको ये मसाइल पेश आएंगे, ये एक रियलिटी है। फ्रॉम ए रिसर्चर्स पर्सपेक्टिव बताएं। जी देखिए, पाकिस्तान को जाहिर सी बात है मसाइल का सामना होगा कि इवन कि इंडिया में भी इस वीक के अंदर 60 रुपये फी लीटर तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया। इंडिया को मसाइल का सामना होगा। अब साउथ एशिया सारे की बात करें, बात यह है कि जब आप जो के लिंक हैं दुनिया के साथ, तेल कंज्यूम करना है आपने, और जाहिर बात तेल की कीमतों में जब इजाफा होगा तो उसका इम्पैक्ट जो आपकी इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। तो इसका या तो यह है कि पाकिस्तान जो है उसका अपनी बास्केट जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, रादर दैन कि हमें पूरे का पूरा डिपेंडेंस हमारा सऊदी अरेबिया के ऊपर हो, यूएई के ऊपर हो। हमें रशिया की तरफ माइल होना चाहिए, हमें उनसे तेल खरीदना चाहिए। हालांकि भी अमेरिका ने रशिया को थोड़ी बहुत इजाजत दे भी दी है कि ठीक है आप तेल जो है वो आप बेच सकते हैं।
तो हमें इस तरह से जो हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बेस्केट है उसको हमें डाइवर्सिफाई करना होगा। जब तक हम उसको डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, हम इस तरह के इंसिडेंट जो दुनिया के अंदर होंगे, तो मेरे ख्याल में हमारे ऊपर उसके बुरे असरात होंगे। और अभी आप देखें, ट्रंप ने एक और धमकी लगा दी है कि अगर जो इत्तेहादी ममालिक हैं उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की अपने हुर्मुज़ का कंट्रोल दिलाने में, तो नेटो जो है उसका फ्यूचर बहुत खराब होगा। तो अब देखें, जब इस तरह की सूरत हो रही है तो फिर आप खुद इस चीज़ को मेरे ख्याल में जजमेंट करने में बड़ी आपको आसानी होगी कि हम जो है आने वाले वक्त में हमें अपनी चीज़ों को उस पैराए में रख के सोचना होगा, नई पॉलिसी में बनानी होगी। नहीं, ये पॉलिसी तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन हम सियासी तौर पर भी, सिफारती तौर पर भी मुकम्मल तौर पे फंस चुके हैं। ये एक रियलिटी है, लेकिन जाहिर बात है ये बात मैं फंस इस हिसाब से कह रहा हूँ कि देखिए, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमारी कंपल्शंस और मजबूरियाँ बहुत हैं। नंबर वन, हमारी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है वो हाईली रिलायंट है बिकॉज ऑफ अनसस्टेनेबल पॉलिसीज़। हमने अपनी इकोनॉमी को ऐसी जगह पर पहुंचा दी है कि IMF के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, और IMF आपको पता है कौन चलाता है। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी माशी निज़ाम से हट के भी हम कोई काम नहीं कर सकते। जिन ममालिक से हमें फ़वाइद मिल रहे हैं, यानी मशरिक़ वस्ता के GCC कंट्रीज़, ये वो हैं कि जो इस वक्त इफेक्टीज़ हैं और विक्टम्स हैं। तो रियली स्पीकिंग इस वॉर के अंदर दे आर नो विक्टर्स, दे आर ओनली विक्टिम्स। पता नहीं आप इससे एग्री करें नहीं करें, और इन विक्टिम्स के अंदर एक पाकिस्तान भी है अनफॉर्चुनेटली। जी देखिए, वो पहली बात तो ये है कि अमेरिका जंग जीतता है या हारता है तो गल्फ कंट्री जो हैं वो अफेक्ट तो होंगे। और इसमें अगर पूरी चीज़ों को आप मैप सामने रखें तो उसमें आपको अभी जंग जो हो रही है, ठीक है, हमें नजर आ रहा है कि ईरान जो है उसकी तबाही वहाँ पे हो रही है, इसराइल में भी हो रही है, और जारी बात जहाँ जहाँ अमेरिका के अड्डे हैं या सॉरी बेसिस हैं वहाँ पे भी ईरान पूरी कोशिश कर रहा है उनको तबाह करने की। लेकिन एट द एंड ऑफ दिस वॉर जो नुकसान होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अरबों का होगा। और आप जो कि अरबों को, जारी बात है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। तो जब आपका जो मालिक है या आपका कह लें कि जो आपका पार्टनर है उसका अगर नुकसान हो रहा है तो उसके थोड़े बहुत छींटे जो हैं वो जारी बात आपके जिस्म को पड़ेंगे ना, तो उसका असर तो होगा। मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ कि अभी तक हमारी खारजा पॉलिसी जो है इतनी कोई वीक नहीं रही। हम फिर भी जिस तरह भी सूरत है हमने अपने आप को बचा के रखा हुआ है। मेरे ख्याल में जो सूरत चल रही है उसको देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन हमें इस कामयाबी के ऊपर खुश नहीं होना चाहिए। मैं बारहा ये बात कर रहा हूँ कि हमें इस कामयाबी के ऊपर इतने शादियाँ नहीं बजानी चाहिए। हमें फ्यूचर को मद्देनजर रख के हमें अपनी पॉलिसी जो है उसको टेलर करना चाहिए। और हमें, मेरे ख्याल में, जैसे कई दफा मेरी बात आपके प्रोग्राम में होती है कि हमें इस खारजा पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए, मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए कम से कम हमें 10 से 20 साल की पॉलिसी बनानी चाहिए। क्योंकि अगर 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 अमेरिका जो है जंग जीत जाता है तो ये मैं आपको बता दूं कि कम से कम अमेरिका जो है इस रीजन के लिए 1000 साल के लिए पॉलिसी बनाएगा अपनी फेवर। नहीं, लेकिन मेरी तो राय ये है कि ये अमेरिका की जंग है ही नहीं, ये तो इजराइल और ईरान की जंग है। क्योंकि इसका आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब तो काफ़ी अरसे से साइड स्टेप करते रहे। पिछले साल भी मौका आया तो उन्होंने 2-3 दिन से ज़्यादा मामले को नहीं चलाया। लेकिन आपको ज़मीनी हक़ाइक़ का तो पता है, अब कहना मुश्किल है टीवी के ऊपर, लेकिन हालात वाक़यात के अंदर वो भी उतने ही मजबूर हैं जितना कोई और मजबूर है। क्योंकि अभी मैं सारा सियासी मंजरनामा आपके सामने पेश नहीं कर सकता, बट अंडर नो सर्कमस्टांसेस वो इस जंग का हिस्सा बनना चाहते हो तो बार बार यही कह रहे हैं भाई इससे निकलना है, इससे निकलना है। लेकिन आपको पता है कि कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से उनको भी जंग को तूल देनी पड़ रही है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये सिर्फ इजराइल और ईरान की जंग है, मेरा ख्याल है। मैं भी आपकी राय बात मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि ये जंग जो है ईरान और इजराइल की है। लेकिन इजराइल ने अमेरिका की जंग बना दी है। मोसाद ने कुछ इस तरह की पॉलिसीज डाली हैं, मोसाद ने कुछ इस तरह की चीजें की हैं। आप देखें कि एप्स्टाइन फाइल जो है ये स्कैंडल ये अभी क्यों आया है, इस चीज को भी देखना चाहिए कि मोसाद जो कब से काम कर रही है ईरान के मामले में अमेरिका को फंसाने में। और मेरे ख्याल में इजराइल जो है वो अपने इस मामले में अमेरिका को जंग के अंदर शामिल करने में और इजराइल ईरान की जंग से अमेरिका ईरान की जंग बनाने में इजराइल कामयाब हो गया है। अब लेकिन इस पैराडाइम के अंदर हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं वो जेपर्डाइज हो रहे हैं। मैं आपको लिस्ट वाइज चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहला बहरान है जिसको हुकूमत छुपा भी रही है, हम भी छुपा रहे हैं, भाई मुल्क से मोहब्बत है, लेकिन अब किस हद तक छुपाएंगे, वो है तवानाई बहरान पाकिस्तान के। अब एक तो पहला ये होता है हमारे यहाँ हर चीज़ नूरा कुश्ती होती है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई नूरा कुश्ती नहीं है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास तेल के ज़खायर महदूद हैं। मेरे ख्याल से कुछ अरसे के अंदर अगर स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ बंद रहे तो पाकिस्तान के तेल के ज़खायर
कम हो जाने या ख़त्म हो जाने का खदशा है। दूसरा ये कि इसकी वजह से महंगाई का एक तूफ़ान आएगा और तवानाई के बगैर दुनिया में काम नहीं हो सकता। ये आपको पता है, ये साइंटिफिक तरीके से आपको बता रहा हूँ। पावर इज़ दी एबिलिटी टू डू वर्क एंड विदाउट पावर हम वर्क नहीं कर पाएंगे। ये फिज़िक्स की किताब में लिखा हुआ था, शायद गलत लिखा हो। आप क्या राय रखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे पास तो 28 दिन के जो ऑयल रिजर्व पड़े हुए हैं, इसका मतलब ये कि हम 28 दिन तक तेल नहीं आता तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि तेल की सप्लाई जो है अभी 18 दिन तो गुजर गए, उसमें से बाकी रह गए 10 दिन। और अगर ये सूरत रही जो चल रही है तो यही पेट्रोल फी लीटर जो है ये पेट्रोल जो है फी बैरल $200 पे चला जाएगा अगर ये सूरत होती है। हाँ। अगर ये सूरत होती है पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमत फी लीटर जो आपने एक प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान आपने एक प्रोग्राम में कहा था पाकिस्तान इस रियलिटी के लिए तैयार नहीं है। आपने एक प्रोग्राम में कही थी ये बात कई महीने पहले कि हमने बिल्कुल वो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हम तो फिर भी अब क्या कहते हैं तैयार नहीं, इसे हम 28 दिन का जिक्र कर रहे हैं ना। अगर हम तैयार होते तो हम जैसे आपसे मैंने कहा कि हम अपनी खाद्य पॉलिसी को और मजबूत करते, तो हम जैसे रशिया को भी अमेरिका ने इजाजत दी है तेल बेचने की, तो हम कुछ इस चीज से फायदा उठाते। ये मैं अपनी बात उसको ऑन कर रहा हूँ, लेकिन हम फायदा नहीं उठा रहे ना। हम वही बात जैसे कह रहे हैं कि हमें पता है कि तवाने का बहरान है, हमें पता है कि तेल का बहरान है, लेकिन उसके बावजूद हम आंखें बंद करके खड़े हुए हैं और हम देख रहे हैं कब सिचुएशन सेटल हो तो फिर हम आगे को बात करें। लेकिन दुनिया कह रही है पाकिस्तान ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने 17 गीगावाट सोलर पैनल इंपोर्ट कर लिए, इसलिए कम से कम फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर और कमर्शियल कंज्यूमर पावर की शॉर्टेज क्रिएट नहीं होगी। इन द वर्स्ट केस सिनारियो लोग सोलर पैनल लेकर बिजली खुद बनाएंगे, लोग बोल रहे हैं। वो बात भी ठीक है, लेकिन आप देखें ना कि वो जो सोलर पैनल कस्टमर है उसको भी तो आप मतलब कि वो पिनलाइज ही कर रहे हैं ना, उसको अभी चीज के मेरे ख्याल में तो डिमोटिवेट कर रहे हैं बजाय के इनकरेज करने के कि लोग जो है वो खुद सोलर पैनल खरीद के गवर्नमेंट जो है उसका जो लोड शेडिंग का प्रॉब्लम था उसमें हेल्प कर रहे हैं और नेशनल इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करें, तो उसको भी तो आप पिनलाइज ही करें। कभी नेट बिलिंग की बात करना शुरू करते हैं, कभी आप नेट मीटरिंग की बात करना शुरू करते हैं, कभी आप और बात करना शुरू करते हैं, कभी आप जो आप RPPs हैं उसके बाद आप कहते हैं बात उनके साथ जो हमारे मुआहदे हैं उनका हम रिन्यू करेंगे। तो आपने तो उस तरह से देखा जाए तो बजाय कि इस जो कौम का ये मॉरल सपोर्ट था गवर्नमेंट के लिए, बल्कि मैं तो फिजिकल सपोर्ट कहूंगा, तो उसमें गवर्नमेंट को आम लोगों को कस्टमर जो था सोलर पैनल लगवाने वाला उसको मोटिवेट करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए। लेकिन हम रिवर्स हो गए। शायद पता है हमारी ये कह लें कि आदत है कि एक साल में एक पॉलिसी लॉन्च करते हैं, 2-4 साल बाद हम क्लियर नहीं होते ना, तो हम फिर उस पॉलिसी को नहीं, हम पॉलिसी ऑन ही नहीं करते। एक सियासतदान और एक पॉलिसी, हम इनको ऑन नहीं करते। प्रॉब्लम ये कि 1990 की दिहाई के अंदर हमने एक ड्रामा शुरू किया हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट के नाम पे। हमने कहा पाकिस्तान जो है वो तेल के मामले में तो पीछे है, लेकिन गैस हमारे पास बहुत है, इसलिए पाकिस्तान CNG की पॉलिसी अपनाएगा, नेचुरल गैस को और तरीके से इस्तेमाल करेगा, ग्रीन व्हीकल, CNG किटें, अवाम के अरबों डॉलर इसमें गवा दिए, तबाह कर दिया अवाम के अरबों डॉलर CNG पॉलिसी और हाइड्रोकार्बन पॉलिसी में। फिर बोला हमारे पास तो गैस ही नहीं है, गैस तो ख़त्म हो गई, अब कतरियों को तलाश करो। फिर कतरी तलाश किए, उनसे लिए गैस भारी नरखों पे, फिर अब वहाँ से भी गैस बंद हो गई। तो सर हमारा कुछ नहीं, कोई पता नहीं, हमारा कोई विजन नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, नथिंग, ना किसी सियासी जमात की नहीं है। लोग बोलते हैं ना जी फलाने की थी, फलाने की थी, फलाने की नहीं थी। आपने मैंने तो हर दौर में प्रोग्राम किया है, PTI, नून लीग, पीपल पार्टी, PDM, किसी की भी कोई विजन नहीं, मेरे नजदीक किसी की भी कोई विजन नहीं, सब एक बराबर। वो देखें अली भाई, वो तो पहले भी हमारी कई दफा टीवी प्रोग्राम के अंदर बात हुई है कि कोई ऐसी सियासी जमात दिखा दें जिसने कभी भी अवाम से अपना इकोनॉमिक एजेंडा जो है वो दिखा के अपना इकोनॉमिक एजेंडा बना के वोट लिया हो। हमारे यहाँ तो सियासी जमातें जो वो पर्सनैलिटी बेस्ड हैं, और जो वोट हमारा है वो भी ज़्यादा पर्सनैलिटी बेस्ड है, और बरादरीज़म हमारे मुल्क के अंदर काम कर रहा है उसके ऊपर वोट मिल रहे हैं। क्योंकि जो सियासी जमातें हैं वो इकोनॉमिक एजेंडा या कोई भी किसी किस्म का अकेले के जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सलूशन तभी लेके आते हैं जब लोग डिमांड करते हैं। तो हमारे यहाँ तो लोग भी डिमांड ही नहीं कर रहे। हमारे यहाँ लोगों की चीज़ कंसर्न नहीं है कि किसी भी सियासी जमात का कोई एजेंडा है या किसी भी सियासी जमात का कोई इकोनॉमिक एजेंडा है मुल्क के लिए, उससे बालातर होकर हम वोट दे रहे हैं। और उसकी एक बड़ी वजह है कि मुल्क के अंदर जो शरह नाखानगी है वो बहुत ज्यादा है जी, और जो ख्वांदा है वो भी मेरे नज़दीक, उनकी ख्वांदगी को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं बस उनको भी मेरे ख्याल में वो जो मौक्कल थे, वो मौक्कलों ने उनको घेरा डाल लिया और उनके दिमागों को बड़े फूंके मार के दिमाग में उनके वाइट वॉश कर दिए गए। अब शोबा तालीम ही देख लें, आपका हमारा शोबा, आप मुझे खुद बताएं इन्होंने पाकिस्तान में क्या तहकीक के नाम पे क्या किले गाड़ लिए, क्या ख़ास काम कर लिया। मैं तो खुद हैरान हो गया,
हर बंदा यहाँ चौथा आदमी बोल रहा है मैं यहाँ पर जो हूँ ये टॉप 2% रिसर्चर में हूँ, टॉप 1% रिसर्चर में हूँ। आप दिल पे हाथ रख के बताएं पाकिस्तान की रिसर्च कितनी जो है वो कमर्शियली वायबल या ग्लोबली रिकग्नाइजेबल है? सही सही बताइएगा। बिल्कुल नहीं, वो वायबल भी है, कमर्शियली वो वैल्यूएबल भी है, लेकिन मसला ये है कि हमें चीज़ों को प्रोपोगेट करना नहीं आ रहा। जिस दिन हम चीज़ों को प्रोपोगेट करना सीख जाएंगे, यही आपकी रिसर्च जो है ये दुनिया इससे सीखेगी, यही आपकी रिसर्च जो है वो गवर्नमेंट भी इससे अपनी पॉलिसी मेकिंग में इसको हिस्सा बनाएगी, और यही रिसर्च जो होगी उसकी हर जगह आप देखिएगा कि आपके सारे लोग जितने भी रिसर्चर काम करें, थोड़ा करें, सारी बहुत दुनिया ने करें, काम वो एक कर लिया, अलग हमारा इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा। मैं हैरान इस वजह से। नहीं, वो कभी कहते हैं हम भंग के पत्तों से पतलूने बनाएंगे, कभी बोलते हैं केले के पत्तों से पतलूने बनाएंगे। इतने साल हो गए ना केले के पत्तों से ना भंग के पत्तों से इनसे पतलून बनी। फिर इन्होंने एक ड्रामा किया पानी से बिजली बनाएंगे, वो सॉरी पानी से गाड़ी चलाएंगे, वो भी नहीं हुआ इनसे। फिर आपको याद होगा एक छोटी सी गाड़ी लेकर आ गए, बोल रहे हैं ये इलेक्ट्रिक कार है, पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक कार है। ड्रामा डिस्को, कोई बुजुर्ग आ गए मैंने डिजाइन किया है, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। आप सही कह रहे हैं, प्रोपोगेट और इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। देखिए बात यह है कि अगर किसी बंदे को फैसलाबाद के स्टूडेंट हैं या कराची एनईटी के स्टूडेंट हैं, वो इलेक्ट्रिक कार बना लेते हैं या पानी से चलने वाली कार बना लेते हैं, उनका काम था ये, उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर दिया। उस चीज को आगे लेके किसने आना है? उस चीज को आगे लेके गवर्नमेंट पार्टी नहीं आना, जिसका गवर्नमेंट पार्टी जो है वही इनको इनकरेज नहीं कर रही, तो आगे इस तरह की इनोवेशन जो वो कैसे आएंगी? और गवर्नमेंट पार्टी जो है या आप ये देखेंगे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, जैसे होंडा है, सुजुकी है, टोयोटा है, और इस तरह की बहुत सारी जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग बड़े बड़े यहाँ पे फर्म्स लगे हुए हैं, उनकी मुनाफी जो है जब तक वो नहीं तोड़ी जाएगी, तो इस तरह की जो आप लोकल लेवल पे इनोवेशन जो होगी उसको मोटिवेट कौन करेगा, कौन इनकरेज करेगा? ये भी बड़ा अहम नुक्ता है जो कि आपने पेश किया है, और मैंने खुद देखा आप चूंकि। और मैं बाय द वे सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, आपको बता दूं पाकिस्तान के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में, वो 85%, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 85% ऑयल इनएफिशिएंट है। अच्छा, बड़ी आप इसे अंदाजा कर लें। और दूसरी बात ये भी देखें कि आप चीन में बड़ा वक्त गुजारते हैं, मैंने देखा है वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इतनी ज़्यादा है कि बंदा हैरान और परेशान रह जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो रेप्लिकेट करते हैं, कोई कहता है वो कॉपी करते हैं। मैंने कहा भाई नकल के लिए भी अकल चाहिए। आपका भी एक डायलॉग है, नकल के लिए अकल चाहिए। तो भाई उसमें मसला देखिए, बात ये है कि अपनी जो लोकल डिमांड है वो नहीं। जी बोलिए। मैंने कहा ये यहाँ पे वो काम हो ही नहीं रहा। देखिए बात ये नहीं है कि नकल के लिए अकल की जरूरत है, बात ये है कि पहला कदम तो उठा रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा ये डिजिटल इकोनॉमी का जो वर्ड है वो बना ही चाइना के लिए, उन्होंने अपने आप को इतना डिजिटलाइज कर लिया है। अब बात यह है कि नकल कर रहे हैं, नकल करके जो बेसिक डिमांड उनकी लोकल लेवल पे है उसको तो पूरा कर रहे हैं। वो अपने अपने जहाज बना रहे हैं, अपने बहरी बेड़े बना लिए हैं, अपने इतना ज्यादा वेपन इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने अपना नाम बनाया है, आपकी उन्होंने हेल्प की है, सो कॉल्ड कॉपी ही कर रहे हैं। लेकिन कम से कम दुनिया के अंदर अपने आप को सर्वाइव तो करवा रहे हैं, दुनिया को बता तो रहे हैं भाई हम भी हैं, अकेले आप नहीं हैं। ये बात बड़ी अहम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो पेटेंट्स की रजिस्ट्रेशन हो रही है, जो नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मैंने सुना है कि चाइना उनमें सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल है, और जो भी इजादात हो रही हैं जदीद उसमें चाइना बहुत आगे। और हर मुल्क जो है ना उसकी ख्वाहिश ये है कि उसके मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा जिद्दत और तजदीद और इसके अलावा इजादात आएँ। पाकिस्तान मुनफरिद मुल्क है जहाँ पे हम बच्चों को सिर्फ पैसे कमाना सिखाते हैं, सिर्फ कहते हैं तुम पैसे कमाओ, सिर्फ तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, और ये जीसीसी में होने वाले हालात इस चीज़ की ज़मानत देते हैं और इस चीज़ की गवाही देते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है। और अगर पैसा सब कुछ होता, रमज़ान का महीना है, तो फिर हमारे सारे जितने अंबिया अलैहिम सलाम हैं उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ दौलत की ही नेमत होती और कोई नेमत ना होती। तो नेमतें हकीकत जो हैं, नहीं मैं रियलिटी बात कर रहा हूँ। आप रमज़ान के महीने के अंदर सब जो है नमाजी हो जाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, हर चीज़, लेकिन आप देखें कि अगर ये दौलत ही सिर्फ नेमत होती जिसके पीछे पूरा पाकिस्तान भाग रहा है, पाकिस्तान की ख़ास बात करूँगा, तो फिर अंबिया अलैहिम सलाम के पास सिर्फ दौलत की नेमत होती। जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब के साथ बड़े अहम नुकात के ऊपर बात हो रही, और ख़ास तौर पे नाजरीन जिन चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने कभी गौर नहीं किया, मैंने उन चीज़ों के ऊपर हमेशा गौर करने की कोशिश की है। अनफॉर्चुनेटली रियलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड पाकिस्तानी कौम है, मेरी कौम है, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी कौम से, लेकिन बिल्कुल रियलिटी से डिस्कनेक्टेड लोग हैं। तो अजीब व गरीब किस्म की सोच है। मेरे ख्याल से सारी साइंस की किताबें पाकिस्तान में फ़ेल हैं, सारी ह्यूमन साइकोलॉजी की किताबें फ़ेल हैं। यानी वो भी हैरान हो रहे हैं, वहाँ से ख़बरें आ रही हैं मशरिक़ वस्ता से कि जिस इलाके में मिज़ाइल लग रहा है
वहाँ से अरब भाग रहे हैं और ममालिक के शहरी भाग रहे हैं, पाकिस्तानी वहाँ पहुँच रहे हैं जल्दी कि देखो यार बम गिरा। तो ये आदतें, ये हरकतें दुनिया की किसी कौम ने आज तक नहीं देखी और ना की हैं, जो कि हम कर रहे हैं। सलाम पेश करता हूँ, हम मुनफरिद मुल्क हैं, मुनफरिद कौम है, हमारी जैसी कोई कौम नहीं। बस ये कि जैसे वहाँ पर भी तवज्जो हटाने के लिए जंग शुरू की, मेरे ख्याल से ये जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप T20 हार के आया ना, तो इस पर मुझे ही बड़ा गुस्सा आया और अच्छी लोगों की जो है ना तवज्जो हट गई। वरना अगर मेरी तवज्जो ये वर्ल्ड कप की तरफ होती, T20 की तरफ, तो मैं बड़े गुस्से में आता। खैर, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, बैनुल-अक़वामी सतह के मईशत दान है, बात हो रही इनके साथ। और अभी ये मुझे बताइएगा डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, जो इंटेलिजेंशिया है, जो थिंकर्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट्स हैं, जो विजनरीज हैं, जो GCC कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, इस वक्त उनकी सोच क्या है, वो जंग के मुतालिक क्या सोचते हैं? क्योंकि इस वक्त उनकी इकोनॉमी अंडर जेपर्डी है। वो सरवाइव तो कर जाएंगे, शायद सस्टेन भी कर जाएं, लेकिन जो उनकी रीजन के अंदर एक तरह से एज है, वो उनके हाथ से जाती दिखाई दे रही है। जी उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि देखें वहाँ पे जितने एक्सपर्ट्स या माहिरीन वहाँ पे हैं, वो एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पे कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर का सेंटिमेंट था वो इस जंग की वजह से कह लें कि शटर हो गया है। और इस इन्वेस्टर के सेंटिमेंट को बहाल करने के लिए मेरे ख्याल में गल्फ को सालों लग जाएंगे। और इसके साथ एक और भी चीज़ जो देखेंगे वो आने वाले वक्त में होगा, खासकर जो पाकिस्तान से लोग सरमाया लेके यूएई चले गए थे, वो समझते थे कि सेफ हेवन जो है वो यूएई, अब मेरे ख्याल में उनका वो भी ख्वाब जो चकना शुरू हो गया, तो वो सरमाया मुझे पाकिस्तान वापसी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चीज़ें जो है वो दुआ करें। जंग जो होती है देखें अली भाई, वो किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होती, जो जंग हार रहा है वो और जो जंग जीत रहा है, क्योंकि अमेरिका जो है उसके अंदर भी अब तेल की कीमतों में जो जो इजाफा होगा तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो वहाँ पे शुरू हो जाएंगे। इसराइल के अंदर भी ये प्रॉब्लम जो शुरू हो चुके हैं। तो इसलिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जैसे कैसे भी वो जंग जो बंद हो, ताकि जाहिर बात बहुत से बेगुनाह शहरी मारे जाते हैं दोनों तरफ, वो चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका के जो बेसेस हैं वो हों, और उसके साथ जितने बाकी कंट्री जो अलाइंड हैं, क्योंकि अब हमको आइसोलेटेड कंट्री तो है नहीं है, जो आइसोलेशन में रह रहे हैं, जाहिर बात पूरी दुनिया के साथ हम लिंक हैं, तो जाहिर सी बात है जंग के जो बुरे असरात हैं वो हमको ही बेयर करने पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो वहाँ के माहरीन है वो इतना अच्छा जो है उस रीजन के बारे में वो नहीं सोच रहे और ना इतनी अच्छी वो होप रख रहे हैं। तो आपकी राय ये है कि इस वक्त दे ऑल्सो डोंट हैव ए वेल थॉट आउट प्लान के इससे निकलना कैसे? देखिए, ये प्लान अगर इनके पास होता तो फिर मेरा ख्याल है कि इनको अपने जगह जो थी वो अमेरिका के हवाले नहीं करनी चाहिए थी। अगर इनका विजन होता तो बेसिकली तो इनका विजन नहीं था, तो ये सोच के बैठे थे कि ठीक है हम अमेरिका के उनको बेस के लिए जगह भी देते हैं, वो बेसिस तैयार भी करते हैं, फिर उनके फौजी यहाँ पे आएंगे, वो 10 टाइम्स हायर सैलरी भी उनको देंगे, फिर अमेरिका को जो है वो ठेका हमें साल का लहदा से देना पड़ेगा। और जब वक्त आया हिफाजत का तो अमेरिका ने कहा भाई साहब इट्स टू रिस्की, तो आप अपना देखो मैं अपना देखता हूँ। तो मेरा ख्याल था कि ये बात अरबों के लिए काफ़ी थी कि अपनी आंखें खोल लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी उनको अपनी आंखें खोलने में टाइम लगेगा। टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? देखें जी, ये तो चूंकि सोशल बिहेवियर है ना, और आपको पता है कि बिहेवियर जो होता है उसको चेंज होते टाइम लगता है। कौमों का बिहेवियर जो है वो मेरे ख्याल में 20 से 30 साल तो उसमें ज्यादा कह लें कि अर्सा नहीं है, इतना टाइम लगता है कौमों का अपना बिहेवियर चेंज करने में। लेकिन लेट्स लुक एट द टाइमलाइन। पाकिस्तानी चूंकि मैंने आपको कहा जज्बाती गैर संजीदा कौम है और कभी भी किसी चीज़ को ऑब्जेक्टिव नहीं देखते। इनका सोच ये थी कि एक हफ्ते के अंदर जो है वो जंग ख़त्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान के अंदर जितने तज्जिया ख्वार थे उन सब की एनालिसिस ज़ीरो हो गई, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी तज्जिया ख्वारों ने डे 1 पे कह दिया था कि हफ्ते से आगे नहीं चलेगा। सारे ड्राइंग रूमों के अंदर जितने अंकल आंटियां थे जिन्होंने ये तज्जिया दिया था कि एक हफ्ते में जंग ख़त्म हो जाएगी, वो सब ज़ीरो हो चुके। उनके तज्जिए भी ज़ीरो, उनकी सोच भी ज़ीरो। करेक्ट? उसकी वजह अली भाई ये है कि शायद हमने इतना सोचा नहीं था, लेकिन जब भी हम किसी कौम के बारे में बात करें हमें उसकी हिस्ट्री देखनी चाहिए। ईरान जो है वो हिस्टोरिकल जो जंगजू कौम है, पर आप देखें कि उन्होंने इराक के साथ 8 से 9 साल, शायद कुछ लोग इससे ज्यादा बताते, जंग में लड़ी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ईरान जो पीछे 45 साल से ही जंग लड़ रहा है, तो ये कोई इतना अजीब बात नहीं। लेकिन आप मुझे बताएं कि एक मुल्क की एनालिस्ट की पूरी एक बहुत बड़ी तादाद है, उनकी इतनी फजूल और पैटी थिंकिंग हो कि उन्हें लगे कि एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। कितने अनइंटेलिजेंट होंगे वो लोग, कितने IQ कितना लो होगा
पाकिस्तान के उस सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल तबके का, उनका कितना ज़ीरो होगा IQ, कितने बेवकूफ़ होंगे, कितनी कम अकली होगी उनमें कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि एक हफ्ते में जनाब ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादातर एनालिसिस और तज्जिया खारों ने यही बात की। देखिए वो खैर ये बड़ी बातें हैं, वो मैं तो अदना सा स्टूडेंट हूँ। नहीं, बट एवरीवन वाज क्लेमिंग दैट दे आर एनालिस्ट, एवरीवन वाज सेइंग दैट दे आर इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट्स। तो आप मुझे बताएं, एक हफ्ते में तो खत्म नहीं हुआ ना, इसका मतलब ये तो सब जीरो हो गए, इनकी सोच गलत है, इसका मतलब है। वो उसमें मेरे ख्याल में शायद उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, और ये मैं पहले ही बात आपसे कि मैंने की थी कि हमारा फ्रॉम बॉटम टू टॉप जितनी भी क़यादत है ये वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट नहीं करते। जब आप वक्त के साथ अपने आप को अपडेट करेंगे और देखेंगे दुनिया के अंदर जितनी जिद्दत हो रही है, दुनिया के अंदर जितनी इनोवेशन आ रही हैं, दुनिया के अंदर जितनी इजाजत नई से नई चीजें जो है वो पब्लिश भी हो रही हैं, वो फिजिकली वजूद में भी आ रही हैं, तो फिर मेरे ख्याल में शायद तज्जिया इनका इस तरह करना होता है। मैं छोटी सी बात करेक्ट कर दूं, जो पहले आपने बात कही थी कि चाइना जो है इनोवेशन में वो दुनिया में नंबर 1 है। चाइना 2019 में चाइना की जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन थी वो 1,69,000 थी, अमेरिका की 1,59,000 थी, यूरोप की 1,23,000 थी, गल्फ जो था उसकी सारी 23 होती है, पाकिस्तान की 123 इनोवेशन रजिस्टर्ड हुई। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, रुक जाए प्लीज। 25 करोड़ आबादी वाले मुल्क के अंदर कितने लोगों ने नई इजादात की या तजदीद की? कितने पेटेंट से पूरे 25 करोड़ की आवाम में? 123। और ये बात भी 2019 की हो रही है। अब चूंकि शिजा फातिमा जो हमारी वज़ीर मुमलकत है IT की, वो कह रही है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हो सकता है ये सिचुएशन अब जो चेंज हो गई हो। सर 123 इजादात, 25 करोड़ आबादी। अमेरिका की आपने बताई लाख से ऊपर, चीन की आपने बताई लाख से ऊपर, दोनों का मुकाबला चल रहा है। पाकिस्तान सैकड़े के आसपास। बुरा ना मानिएगा, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है कभी कभार अपने लोगों पर, क्योंकि हर जगह, हर नुक्कड़, हर कोने के ऊपर एक यूनिवर्सिटी भी मौजूद है और इतने सारे सो कॉल्ड हमारे मुल्क के स्कॉलर्स भी मौजूद हैं, लेकिन 123 पेटेंट्स, लाफिंग स्टॉक। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा और कुछ नहीं बोलूँगा, आगे चलूँगा। मैं आपके सामने एक और चीज़ भी रखना चाहूँगा सर। बात यह है कि उन चीज़ों में तो जिद्दत लाई जा सकती है, वहाँ पर तो ईजादात की जा सकती हैं जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं। अनफॉर्चुनेटली आपको मैं बताऊँगा कि देयर इज एब्सोल्युटली नो क्रिएटिविटी हेयर, नो क्रिएटिविटी इज टेकिंग प्लेस। टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स के अंदर भी आप देखें तो हमारे इकोनॉमिस्ट बैठते हैं, दे साइट वेरियस एग्जांपल्स, बट द सोल्यूशन टू पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज़ नॉट बीन इवन, आई वुड से देयर प्रोडक्टिविटी हैज़ नॉट इवन बीन 5%। आप पता नहीं क्या रेटिंग देते हैं। देखिए बात ये है कि वो जो बात आप कर रहे हैं बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन मसला ये है कि आप ये भी देखना है कि आपका जो प्लानिंग का शोबा है वो एकेडेमिया के साथ कितना लिंक है। हमारे यहाँ तो जो एकेडेमिया है उसको प्लानिंग का हिस्सा बनाया ही नहीं जाता। अब चाइना में आ जाए, आपका जो प्रोफेसर है वो प्लानिंग जो है उसके अंदर हिस्सेदार है। मैं आपको पीकिंग यूनिवर्सिटी की बताता हूँ, उनका जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है जी, वो एक साल में 68 गवर्नमेंट को सजेशन देते हैं, 67 जिसे कहते हैं 6-8, और गवर्नमेंट उन 67 सजेशन में से 54 सजेशन जो है उसको अडॉप्ट करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो जब तक आप एकेडेमिया जो है उसको प्लानिंग के साथ लिंक नहीं करेंगे, आपके जो एकेडमिक्स के लोग हैं जितनी मर्जी हाई फाई रिसर्च कर लें, जितने मर्जी वो इनोवेशन कर लें, जैसे अभी हमने बात की कि पाकिस्तान में कार जो है पानी से चलने वाली बन गई, इलेक्ट्रिक कार बन गई, लेकिन उसको बात नहीं हुई। उसकी वजह यही है कि हम एकेडेमिया को शायद इस काबिल समझते ही नहीं है कि प्लानिंग का हिस्सा उसको बना के तो उसकी जो जहानत है उससे काम लिया जाए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और वाकई में हैरानकुन भी है कि सिचुएशन इज़ लाइक दिस। यहाँ पर बड़ा अहम नुक्ता एक और ये भी है कि जैसे मैं और आप टाइमलाइन की बात कर रहे थे, मैं आपके सामने एक टाइमलाइन रिलेटेड इशू रखता हूँ। टाइमलाइन ये है कि ये ईद के बाद तक बात चली जाती है। ऑब्वियसली ये अब ईद के बाद ही जाएगी, उसके बाद भी अगर ये रुकता है तो रुके, नहीं तो फिर इसकी कंटिन्यूटी होगी। इस दौरान के अंदर मेरा नहीं ख्याल, पता नहीं आपकी क्या राय हो, मेरा नहीं ख्याल कि स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ खुलेगी, क्योंकि जो सिनारियो आपने मेरे सामने ड्रॉ किया है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, आपने ख़बरों की जो एक डिसाइफर करके बताया है, मेरा नहीं ख्याल कि स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ खुलता है मीडियम टर्म। तो फिर क्या होगा? मेरे ख्याल में उसको खुलना ही होगा। उसकी वजह यह कि 10,000 से ज़्यादा जहाज़ जो हैं अपने हुर्मुज़ के अंदर ठहरे हुए हैं। अब जारी बात है जहाज़ वहाँ पे ठहरेंगे, वहाँ जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी कास्ट में इजाफा होगा, जहाज़ के किराए में इजाफा होगा। और फिर अब देखा जाए तो मेरे ख्याल में ईरान ने
दुनिया को जो है एक तरह से कुशन दे दिया है कि अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं उनको छोड़ के हमारी इजाजत लेके अपने जहाज गुजार सकते हैं। दुनिया मेरे ख्याल में अब इस तरफ जाएगी, इसलिए तो अमेरिका अकेला होता जा रहा है। इसलिए तो G7 जो है उस बात के ऊपर नहीं आ रहे, जैसे अमेरिका ने अपील की है कि नेटो के जो कंट्रीज हैं, G7 कंट्रीज हैं, अपने बहरी बेड़े भेजें, हम अपनाए हुर्मुज़ जो है उसका कंट्रोल संभालें, लेकिन उन सारों ने चिट्टानंगा जवाब दे दिया है। तो मेरे ख्याल में दुनिया जो है दूसरा रास्ता जो है जो ईरान ने कहा है, और ये मेरे हमें एक अच्छा जेस्चर दिया ईरान ने दुनिया को कि ठीक है जी, आप अगर अमेरिका की इत्तेहादी नहीं है तो आप आए अपने जहाज गुजारें, और उसकी एग्जाम्पल भी जो है वो आपके सामने है। नहीं, लेकिन फ्लिप ऑफ अ कॉइन करते हैं। फ्लिप ऑफ अ कॉइन ये करते हैं कि प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच ये कहती है कि इधर से ये गिव अप नहीं करते, उधर से वो। मैं दोबारा यही कह रहा हूँ कि इजराइल और ईरान की जंग है, और मेरा नहीं ख्याल कि ईरान गिव अप करेगा, और ना ही मुझे लगता है इस वक्त इजराइल पीछे हटने को तैयार है, क्योंकि इजराइल सोच रहा है कि शायद उसके पास इस वक्त एक एडवांटेज है, और ईरान सोच रहा है कि भाई ये अगर रोक दी तो इलाके में अपनी साख भी मुतासिर होगी, हुकूमत भी मुतासिर होगी, और हुकूमती कारकर्दगी भी मुतासिर होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इजराइल और ईरान रुकने को तैयार है। मेरे ख्याल अमेरिका का ऑप्शन, मैं उसे नहीं समझता कि अमेरिका की जंग है, मुझे लगता है इजराइल और ईरान की जंग है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, उसकी वजह कि इसराइल के लिए सर्वाइवल पॉइंट है ना। अगर वो दूसरी तरफ अगर रजीम चेंज हो जाता है, या दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका के मुफाद जो है ईरान उनको टेक केयर करता है, या अमेरिका की सारी बातें मान लेता है, तो इसराइल के लिए सर्वाइवल है ना। तो इसराइल बेसिकली अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें ना, देखें हमने पाकिस्तान के अंदर ये खुशियां मना ली ना, भी सीज फायर हो गया, ये वो फलां, और अब हमला नहीं होगा, लेकिन इजराइल तो मुतवातिर गाज़ा पर भी बमबारी कर रहा है और अपना सिलसिला चला रहा है। जहाँ बमबारी नहीं कर पा रहा था वहाँ वो जो है वो बहुत सारी ऐसी मैं तो उसे टर्म एट्रोसिटीज़ कहूँगा, क्योंकि जब आप किसी को खाना पानी उस तक रसाई नहीं देंगे तो मेरे नज़दीक वो एट्रोसिटी कहलाएगी। तो वो तो कोई सीज़ फायर नहीं हुआ, वो लफाजी वाला सीज़ फायर था। हम ऐसे ही खुश हो गए, बर्गर वर्गर और पिज़्ज़े ठूसना शुरू कर दिया हमने, तो बाइकआउट वगैरह छोड़ दिया, बट इन रियलिटी उन्होंने कोई सीज़ फायर नहीं किया, और ना ही उन्होंने कभी लबनान के साथ सीज़ फायर किया था, वहाँ भी उनकी बमबारी जारी थी। तो सीज़ फायर तो एक दिन भी उन्होंने नहीं किया उस तरह से जिस तरह दुनिया चाह रही थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो कल को सीज़ फायर भी करेंगे तो वो स्नोयत का सीज़ फायर होगा जिसे हम तस्वुर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वील सी द प्रोजेक्टाइल्स फ्लाइंग। पता नहीं आप राय मेरी इत्तेफाक करें इख्तिलाफ करें। नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन एक जो बात हम भूल जाते हैं वो ये है कि इजराइल जो है वो जब ये देखेगा कि मुझे फलां शख्स से या फलां मुल्क से खतरा है, तो वो बिल्कुल बाकी की चीज़ की परवाह नहीं करेगा, वो हमला कर देगा। ठीक है, ट्रंप जो था दरमियान में कोशिश कर रहा था कि चीज़ों को सेटल डाउन करने की, लेकिन वो इजराइल ने साबित किया कि वी डोंट केयर व्हाट यू आर थिंकिंग, हमें चूंकि हमला करना है और हमने हमला कर दिया है। तो जो मैं बात से पहले कर रहा था कि इजराइल जो है उसके लिए सर्वाइवल है, और उस सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, और उसको जहां जहां से लगेगा कि ये लोग या ये मुल्क हमारे लिए खतरा है, वो वहां वहां हमले करेगा। उसकी वजह यह है कि वो अपना मुफाद जो है उसको उन्होंने सबसे आगे रखा हुआ है, और उस मामले में आके वो अमेरिका की भी केयर नहीं करते कि हमारा पार्टनर है, हमारा ख्याल करता है, तो वो सिर्फ अपना मुफाद जो उसको देख रहे हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता आपकी तरफ से आ गया, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, बड़ी अहम गुफ्तगू आपके साथ जारी थी और बड़े अहम नुकात के ऊपर आपके साथ बात हुई। यहाँ पर नाजरीन अहम नुक्ता ये भी है जो हमारे लिए समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि इस वक्त पाकिस्तान एक यूनिक सिचुएशन से गुजर रहा है, और इस सिचुएशन में प्रॉब्लम पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो फेस्ड है, जिसको पाकिस्तानी बिल्कुल संजीदगी से नहीं ले रहे, ना हुकूमत ना अवाम, वो ये है कि अगर हमारे पास ईंधन ख़त्म हो गया तो क्या। देखें, अनसीरियस तो आप लोग इतने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी कौम, मेरी प्यारी कौम इतनी अनसीरियस है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्या हुआ कि मुझे आज भी याद है, ये 2020 की बात है, मेरे ख्याल फरवरी के दिन थे, फरवरी या मार्च के यही दिन होंगे। इनमें हम बैठे हुए थे, तो मैं जिस जगह पहले एक तालीमी इदारे में काम करता था, वहाँ पर एक मीटिंग में हम लोग बैठे हुए थे। तो मैं अपने साथ बैठे जितने लोग थे उनके साथ डिस्कशन में महव था कि किस तरह से हमें अवॉइड करना है ये जो कोविड का मामला उठा है। तो उसमें एक साहब थे, उन्होंने ज़ोर से छींक मारी, तो मैंने उन्हें कहा पूरे कमरे को लग गई, तो हंसने लगे। मैंने उन्हें कहा ये अछूत की बीमारी नहीं है जो हाथ धोने से जाएगी, ये सांस के साथ फैलती है, और आप देखिएगा कि कुछ दिनों के अंदर लॉकडाउन हो जाएगा। इतना ऊंचा कहका उन्होंने लगाया, सारे लोग जो वहाँ बैठे थे हंस हंस के पागल हो गए, लोट पोट, कह रहे हैं अली भाई आप बहुत ही बड़े बेवकूफ़ आदमी हैं,
आप कैसी स्टूपिड बातें कर रहे हैं, लॉकडाउन कभी नहीं होगा। और 3 दिन के बाद लॉकडाउन हो गया नाजरीन, क्योंकि वो लोग गैर संजीदा थे और मैं हमेशा पक्की बात करने का आदी हूँ। जनाब वाला हालात, वाक़यात, मामलात तब्दील हो रहे हैं ख़ित्ते के। पाकिस्तान को गैर ज़रूरी एक तो कोई अमल नहीं करना चाहिए और गैर ज़रूरी कोई बात भी हमारी तरफ से नहीं जानी चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं शो करना चाहिए। पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे भी, हैं भी और आगे भी रहेंगे। इसकी वजह और कोई नहीं, अब तो रीजन है और रीजनल इश्यूज़ इस तरह के हैं कि जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। या आज से नहीं हुआ, इज़राइल ने काफ़ी अरसे से इस मुतल्लिक सोचा हुआ था। वो 7 अक्टूबर 2023 से इस पर काम कर रहे थे। उस दिन मेरे ख़्याल से बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो गई। सबसे पहले मशरिक़ वस्ता के अंदर एक फालतू की जंग शुरू कर दी गई, जिसमें कुछ गलतियां दूसरी तरफ से भी हुई और कुछ गलतियां इस तरफ से भी हुई, कुछ गलतियां उस तरफ से भी हुई, कुछ गलतियां इस तरफ से भी हुई। ये बिल्कुल बहुत अहम दिन है, क्योंकि ये 7 अक्टूबर 2023 यानी 7 अक्टूबर को व्लादिमीर पुतिन साहब की सालगिरह भी होती है। समझ तो गए? तो बुनियादी बात यह कि उसी दिन ये काम शुरू किया गया और फिर जाहिर बात है, फिर क्योंकि वहाँ यूक्रेन के मामले के ऊपर उनको तंग किया जा रहा था, तो फिर ये मामला शुरू हो गया। इन्होंने इस मामले पे तंग कर दिया और फिर ये शुरू हो गई चीज़। अब ये बहुत सारे लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मुझे क्या, कोई माने नहीं माने यार। लेकिन बात यह है कि इसकी वजह से हालात अब बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं आज की तारीख़ में। अब आप देखिए तो इस मामले को तकरीबन 2.5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन मेरे नज़दीक 2.5 साल से ज़्यादा का। और बस अब ख्वाहिश ये है कि किसी न किसी तरीके से ये हालात एकदम ठीक हो जाएं, एकदम ठीक हो जाएं। पाकिस्तानियों को दुआ करनी चाहिए, आए मिल के दुआ करें कि या अल्लाह इस खित्ते को अमन नसीब फरमा, आमीन। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। चाहते हैं वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर टीम को जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।